नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में आपने देखा होगा चाइना और जापान के बीच का जो तनाव है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आज से लगभग कुछ ही महीने पहले की बात है, जापान ने ये कहा था कि वो ताइवान को सपोर्ट करेंगे एक आसपास के आइलैंड में कई सारी मिसाइल्स को डिप्लॉय करके। बदले में चाइना ने ये कहा कि अगर आपने ताइवान को सपोर्ट किया तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, हम आपको जो है न्यूक भी कर सकते हैं। नाउ सडनली क्या हुआ है कि जापान की तरफ से एक और यहाँ पर अनाउंसमेंट सामने आ रही है, जहां पे जापान ये कह रहा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिप्लॉय करने वाला है एट द सेंकाकू आइलैंड्स टेरिटरी। जो सेंकाकू आइलैंड्स की टेरिटरी है ये बेसिकली चाइना और जापान के बीच में चलता आ रहा काफी पुराना विवाद है, जहां पर अब जापान ने यह कहा है कि हम अपने क्लेम को ज्यादा मजबूत करने के लिए यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिप्लॉय करने वाले हैं। और ये वीडियो बेसिकली इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज इवन दो ये वाला जो प्लान है आज से कई साल बाद का है, बिकॉज दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज, गिनी चुनी कंट्रीज हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रखती हैं, इस टेक्नोलॉजी को एक्चुअली ऑपरेट करती हैं। तो जापान की तरफ से ये घोषणा होनी कि हम आज से 5 साल के बाद ये करने वाले हैं, काफी बड़ी खबर बन जाती है ना। आपको मालूम होगा कि कई सारी जो स्पीड्स होती हैं, सब सोनिक जो है इसमें स्पीड ऑफ साउंड लेस देन 1 यानी कि माक नंबर लेस देन 1 होता है। उसके बाद सुपरसोनिक में माक नंबर मोर देन 1 होता है और हाइपरसोनिक में माक नंबर मोर देन 5 होता है। तो इवन दो दुनिया में जो कुछ थोड़ी बहुत कंट्रीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ऑपरेट करती हैं वो इस टेक्नोलॉजी को ओपनली डिक्लेयर नहीं करती हैं, लेकिन जापान ने यहां पर कहा है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को जैसे ही बन जाती हैं उनको सेंकाकू आइलैंड्स के ऊपर डिप्लॉय करने वाले हैं। इसमें भी उन्होंने कई सारी कैटेगरीज की बात करी है जिसकी चर्चा आपके साथ हम लोग करने वाले हैं। दिस वीडियो इज प्राइमरीली मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी की एग्जैक्टली यहां पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाएगी हाइपरसोनिक मिसाइल्स में वो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ऑल्सो बातें बातों में इसी बहाने के चलते हम लोग आपके साथ और दोस्तों इसी बहाने हम लोग आपके साथ जापान और चाइना के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है सेंकाकू आइलैंड का, इसके बारे में बातचीत भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अथवा मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन दी अनअकैडमी ऐप एंड वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। राइट गाइस, तो वेरी क्विकली आपको बता दूं, ये वाला जो छोटा सा यहां पर आप सर्कल देख पा रहे हैं, बेसिकली ये पूरा का पूरा सर्कल दर्शाता है सेंकाकू के आइलैंड्स को। इनफैक्ट ये डिस्प्यूट इस तरीके का है कि हर कंट्री इसको अलग नाम से बोलती है। जापान इसको सेंकाकू आइलैंड्स के नाम से डिनोट करता है, चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसको डियायू आइलैंड्स के नाम से डिनोट करता है, और ताइवान जो कि अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है वो इसको अलग नाम से डिनोट करता है, तियाउताई आइलैंड्स के नाम से इसको कहा जाता है। तो अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, और जो मेन कंसर्न है वो बेसिकली ये है कि जापान का ये मानना है कि हमारा जो यहां पर इकोनॉमिक जोन है वो बेसिकली इस तरीके से जाता है, इसीलिए ये वाले आइलैंड्स हमारी टेरिटरी के अंदर आएंगे। लेकिन चाइना ये मानता है कि क्योंकि ये वाला जो जोन है ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, इसीलिए हमारी टेरिटरी के अंदर इनको आना चाहिए। नाउ ये वाला जो डिस्प्यूट था ये वैसे तो हर साल ही चलता रहता है, ऑलमोस्ट हर बार कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन इस साल की शुरुआत की बात है, फरवरी 10-15 के आसपास की बात है। चाइना ने यह कहा था कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी फॉरेन शिप सेंकाकू आइलैंड के पास में आती है तो चाइना की कोस्ट गार्ड जो है वो वहां पर उसके ऊपर फायर कर सकती है। ये वाले चाइना की कोस्ट गार्ड के नए नियम सामने आए थे जिसके तहत चाइना के द्वारा ये वाली घोषणा करी गई थी। उस टाइम पर भी जापान और चाइना के बीच में जो विवाद था थोड़ा बढ़ चुका था। जापान ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी आपके ऊपर बदले में वार कर सकते हैं, अगर आपका जो कोई भी यहां पर इंसान है वो डियायू आइलैंड या सेंकाकू आइलैंड्स की टेरिटरी के अंदर एंटर करता है। तो नाउ उस टाइम पे चाइना ने कहा कि क्योंकि ये हमारी इनहेरेंट टेरिटरी है, क्योंकि सोवरेनिटी हमारी इसके ऊपर आती है और ऐतिहासिक तौर पे ये आइलैंड्स हमारे ही थे, तो हमारी यहाँ पे पेट्रोलिंग करनी, गश्त करनी बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब दोस्तों आपके सामने एक नई खबर सामने आ रही है। जापान इज गोइंग टू गार्ड the disputed islands with the hypersonic missiles which can decimate the Chinese warships also, यानी कि जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी ये वाली मिसाइल्स सक्षम मानी जाती हैं। तो इसी मिसाइल के बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं। इसको एंटी शिप मिसाइल कहा जाता है, यानी कि ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है। जो सबसे बड़ा आपका जहाज होता है पानी पे चलने वाला, जिसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, उसको भी एक धमाके से ये पर्टिकुलर मिसाइल उड़ाने की क्षमता रखती है। यहां पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मिसाइल का जो पूरा नाम है इसको क्या कहा जाता है। इट इज अ हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल विद एंटी शिप कैपेबिलिटीज, जिसको कि डिप्लॉय किया जाएगा आज से 5 साल के बाद 2026 में। और ये वाला जो 2026 का मॉडल है, इन्होंने कहा है इट इज बेसिकली कि जो जापान के रिमोट आइलैंड्स हैं, अगर वहां पर कोई दुश्मन आके इन्वेड करता है तो हम उस पर्टिकुलर
इवेंट के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इन पर्टिकुलर मिसाइल्स को तैयार करवा रहे हैं। और ये तो केवल पहली स्टेज है। इन्होंने ये भी कहा है कि 2028 के साल में जाके जो दूसरी स्टेज होगी वहां पर इस मिसाइल को और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा, सो दैट ये और कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्टरीज को फॉलो करते हुए अपने टारगेट को जाकर के हिट कर सके। और यहां पर इन्होंने कहा है कि 2028 वाला जो हमारा मॉडल होगा वो वाला मॉडल चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के डेक्स को जाके पेनिट्रेट कर देगा और उनको यहां पर खत्म कर देगा। आपके सामने इसकी दो चरणें मैं दिखा रहा हूं। स्टेज नंबर 1 में कहा जा रहा है कि अराउंड फाइनेंशियल ईयर 2026 तक जो अर्ली इक्विपमेंट की टाइप है वो रेडी हो जाएगी, और स्टेज नंबर 2 जो कि एनहांस टाइप कहा जा रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2028 तक रेडी हो जाएगी। ये आपकी इस तरह के दिखेगी। अब देखिए इसका जो मैकेनिज्म है उसको समझ लेते हैं। काफी अलग मैकेनिज्म है, नॉर्मल मिसाइल्स की तरह काम नहीं करती। अभी तक आपने क्या क्या चीजें सुनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना हुआ है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फायर एंड फॉरगेट, कि आपने जो है मिसाइल को छोड़ दिया और वो अपने टारगेट जाके हिट कर देगी। और इसमें आप लोग सब कैटेगरीज देखते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। तो या तो आपकी मिसाइल लॉन्चिंग के पहले अपने टारगेट को लॉक कर लेगी या लॉन्चिंग के बाद अपने टारगेट को लॉक कर लेगी। लेकिन जो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, जो आपकी हाइपर वेलोसिटी गाइडेड प्रोजेक्टाइल मिसाइल जिसको हम कह रहे हैं, ये काफी अलग तरीके से काम करती है। आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपने यहां से इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप इसको लॉन्च करोगे तो ये सीधा सीधा ऊपर जाएगी, यानी कि ये यहां तक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो नहीं कर रही है। नॉर्मली आपकी जो मिसाइल होती है वो इस तरीके से जाती है दोस्तों, वो सीधा सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है। ये सबसे पहले तो सीधा ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे ये इसका जो पेलोड है ये इससे सेपरेट हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो इसका पार्ट है ये इसके इस पर्टिकुलर कंटेनर वाले पार्ट से सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद ये केवल आपका वेपन रह जाता है। अब ये वेपन जब हवा में पहुंच जाएगा उस टाइम पर ये सुपरसोनिक स्पीड से काम करेगा। इमेजिन करिए कि जब ये यहां से लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पर ये हाइपरसोनिक स्पीड से काम कर रहा था। उसके बाद भी इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये ग्लाइड करेगा सुपरसोनिक स्पीड के माध्यम से। और जब ये सुपरसोनिक स्पीड से चलेगा उसके बाद ये जीपीएस के माध्यम से किसी भी टारगेट को जाके अटैक कर सकता है। इसका जो पहले वाला स्टेज है, यानी कि जिसमें कि इसकी अर्ली इक्विपमेंट होगी, तो ये देखिए ये यहां से बेसिकली जब रिलीज किया जाएगा उसके बाद ये ग्लाइड करते हुए अपने एरिया को हिट करेगा। नाउ वैसे तो आपको लगता है कि ये ग्लाइडिंग कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ऊपर से डायरेक्टली अपनी लोकेशन को हिट कर सकता है। ट्रेडिशनल मिसाइल क्या करती है कि वो यहां से जाती है और अपने टारगेट को इस तरीके से हिट करती है। यहां पर इसका जो और एडवांस स्टेज होगा उस केस में क्या होगा, ये देखिए यहां तक ग्लाइड करते हुए पहुंच चुका है और उसके बाद अपने आप को बचाते हुए ये इस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करेगा। तो अगेन बेसिकली ये सीधा सीधा 90 डिग्री अपने टारगेट के नीचे आके उसको हिट कर सकता है। ऐसी मिसाइल्स को आपको काउंटर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इनमें सबसे पहली बात तो हाइपरसोनिक स्पीड होती है और इवन सेपरेट होने के बाद भी सुपरसोनिक स्पीड से ये काम करती हैं। और यही इसकी खास बात है कि अगर ये वाकई में मिसाइल्स काम करने लग जाती हैं, इट विल गिव अ ह्यूज स्ट्रैटेजिक एडवांटेज टू द कंट्री ऑफ जापान। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ग्लाइडर सेपरेट फ्रॉम द बूस्टर और उसके बाद सैटेलाइट्स की और इंटरनल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाती है। और इस तरीके से पहुंचती है कि ये कभी कभार तो अपने टारगेट पॉइंट को सीधा 90 डिग्री की डाइव से ही डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाले ही पर्टिकुलर डायग्राम में जब आपकी मिसाइल का जो ये वाला वॉरहेड है ये इससे सेपरेट हो जाएगा, तो जो जितना वॉरहेड छोटा होगा उसको इंटरसेप्ट करना उतना मुश्किल होगा, क्योंकि उसका रेडार का सिग्नेचर और कम हो जाएगा। तो व्हेन द HVGP इज सेपरेटेड फ्रॉम द बूस्टर, द वॉरहेड्स रेडार क्रॉस सेक्शन बिकम्स एक्सट्रीमली स्मॉल, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना और मुश्किल हो जाता है। मोर इंपॉर्टेंटली आप इस डायग्राम को फिर से देखिए कि जब ये अलग अलग तरह की ट्रेजेक्टरीज को फॉलो करेगा तो इसको जो है पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसको काउंटर करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसी से हमारा मतलब था कि ये कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्टरीज को फॉलो करेगा, जिसकी वजह से इसको अगेन डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता है। केवल कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्टरीज की ही बात नहीं है, यहां पर जब ये इसको छोड़ रहा है उस टाइम पर इसकी जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा होगी, यानी कि रिएक्शन टाइम और भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन इसको काउंटर करना काफी ज्यादा टफ साबित हो सकता है। तो ये सारी की सारी खास बातें ये वाली आपकी मिसाइल्स आपके लिए लेकर आएंगी जो कि जापान प्लान कर रहा है टू बी डिप्लॉयड
एट द सेंकाकू आइलैंड्स। इसके अलावा ये जापान के लिए एडवांटेजेस इसलिए भी बन जाता है बिकॉज ये जापान को काफी बड़ी स्ट्रैटेजिक एज प्रोवाइड करेगा। इस मैप को ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जापान के जो आइलैंड है ओकिनावा, जापान आपको मालूम होगा काफी सारे आइलैंड से बना हुआ है, तो जापान का जो सबसे क्लोजेस्ट आइलैंड पड़ता है चाइना के पास में, जहां से वो चाइना के ऊपर अटैक कर सकता है, वो पड़ता है ओकिनावा का आइलैंड। ये इतनी दूरी पर है। लेकिन अगर जापान सेंकाकू आइलैंड्स में अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉय कर देता है तो दूरी ऑलमोस्ट आधी रह जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना बड़ा एडवांटेज जापान को मिलने वाला है इन केस ऑफ ओकिनावा एंड इन केस ऑफ सेंकाकू। तो ये वाला फायदा भी जापान यहां पे उठाना चाहती है कि हमारी दूरी चाइना से काफी ज्यादा कम हो सके। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि टेक्नोलॉजिकली ये मिसाइल्स काफी ज्यादा एडवांस्ड हैं, ये इसको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी दे रही है बिकॉज ऑफ द लेस डिस्टेंस। दोस्तों एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर जानकारी काफी कम अवेलेबल है बिकॉज कंट्रीज ने अभी तक इन चीजों को ज्यादा पब्लिक नहीं किया है। केवल गिनी चुनी कंट्रीज हैं जो कि इसको लेकर जो अपनी टेक्नोलॉजीज को पब्लिक करती हैं। नाउ देखना बाकी है कि आगे जाके क्या होता है, बट ये अनाउंसमेंट करना अपने आप में दर्शाता है कि चीन और जापान के जो टेंशन हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। हमने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी बताते हुए कि जापान ताइवान के साथ 2+2 टॉक्स करने वाला है, जो कि अगेन चाइना को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज रन कर रहा हूं, जिसके सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर अनि यूपीएससी लाइब्रेरी के अंदर। शेड्यूल आपके सामने हमने रख दिया है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी लेकर आया है, जिसमें कि अगर आप लोग 1 साल का कोर्स खरीदते हैं तो वो आपको पड़ेगा 44.5 का, 2 साल का खरीदते हैं तो पड़ेगा 64.8 का। आप लोग इसमें अपग्रेड भी कर सकते हैं टू दी आइकॉनिक इफ यू फील कि आपको मेंटर की आवश्यकता है। याद रखिए आपको इसमें कोड यूज करना है ANI UPSC टू गेट ऑल दीज वेरियस ऑफर्स। इसके अलावा ऑप्शनल भी आप लोग परचेज कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इतना ही नहीं, नए बैचेस शुरू होने वाले हैं 1 सितंबर से, और साथ ही में 1 ईयर 2 ईयर बैचेस चल रहे हैं, जिसमें कि आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग अनअकैडमी ही करवाएगा। मेरे द्वारा भी आप ये सारे के सारे बैचेस को यहाँ पर आके एनरोल कर सकते हैं। संडे के दिन होता है कॉम्बैट, इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल भी ना भूलें यूजिंग माई कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।